नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यह था कि मैं मां नहीं बन पा रही थी। जब भी मैं गर्भवती होती 6 महीने बाद ही मेरा बच्चा गिर जाता। इस त्रासदी को मैंने बार बार झेला था। मेरे पति ने मेरा हर तरह का इलाज करवाया, डॉक्टर हकीम वैद्य, हर किसी के पास हम गए, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला। उस दिन मैं अपनी सोच में डूबी हुई थी। क्या मेरी जिंदगी में कभी यह अधूरापन खत्म होगा? क्या मैं कभी मां बनने का सुख पा सकूंगी, या फिर यह मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा? अचानक किसी की नजरों की तेज चमक ने मुझे हड़बड़ा दिया। मैंने अपनी नजर उठाकर देखा। सामने शीशे के गमले साफ करता हुआ हमारा नया नौकर खड़ा था। उसकी आंखें सीधे मुझ पर टिकी हुई थी। वह इस तरह मुझे देख रहा था मानो मेरे अंदर तक झांक लेना चाहता हो। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वह छुप गया। उसने फौरन अपनी नजरें झुका ली और फिर से गमले को साफ करने में लग गया। लेकिन उसकी आंखों में जो कुछ था वह मुझे बेचैन कर गया। क्या वह मेरी तकलीफ को समझ गया था, या फिर उसने सिर्फ यूं ही देख लिया था? कुछ दिन पहले ही हमारा पुराना नौकर काम छोड़कर चला गया था, और उसके बाद मेरे पति ने नया नौकर रखा था। वह नौकर लगभग 24 से 25 साल का था और घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ ड्राइवरी भी करता था। मेरे पति ने उसे खासकर मेरे कामों के लिए रखा था। मुझे जहां भी जाना होता, वहीं नौकर मेरी गाड़ी चलाने और मुझे साथ लाने का जिम्मा निभाता था। शुरुआत में मुझे इस बदलाव में कोई खास फर्क नहीं महसूस हुआ था, लेकिन जल्दी ही मैंने एक अजीब बात महसूस की। जब मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी रहती, तो वह नौकर बहाने बहाने से मुझे घूरता रहता। मुझे पता था कि वह जानबूझकर मुझे देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ देखती, वह फौरन अपनी नजरें घुमा लेता। मैं नहीं समझ पा रही थी कि यह उसकी नजरें मेरे प्रति क्यों बदल रही थी, या फिर मैं किसी और वजह से ही उसे बेचैन कर रही थी। लेकिन यह स्थिति मुझे और अधिक असहज करने लगी थी, खास तौर से जब मेरे पति के साथ घर में होने वाली बातचीत बढ़ी। मेरी बीमारी ने उसे मुझसे दूर कर दिया था। वह मुझसे तंग आ चुका था। मेरी यह परेशानी, बार बार गर्भपात होना, उसे भी मानसिक और भावनात्मक रूप से थक चुका था। हम दोनों के बीच अब वह प्यार और समझदारी नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। वह ज्यादा देर तक मेरे साथ नहीं रह पाता था, और घर की बातों में भी कुछ ना कुछ उलझन रहती थी। मेरे पति को मेरे इस हालात के चलते गुस्सा और परेशानी होने लगी थी, और मैं महसूस कर रही थी कि अब वह मुझसे बेजार हो चुका था। मुझे अपनी ही असहाय स्थिति पर घिन महसूस होती थी। एक ऐसी महिला जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और एक अच्छा पति, फिर भी वह बच्चा नहीं जन्मा सकती थी। मैंने महसूस किया कि दुनिया मुझसे दूर हो रही थी। जब भी मैं किसी पार्टी या महफिल में जाती, खासकर महिलाओं के बीच, तो मुझे महसूस होता कि वे मुझसे दूर हो जाती थी। मुझे ऐसे महसूस होता जैसे मैं कोई अछूत हूं। खासकर प्रेग्नेंट औरतें मुझे ऐसे देखती जैसे मैं कोई डायन हूं जिससे उनका बच्चा मर जाएगा। मुझे पता था कि लोग मुझे इसीलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि मेरा पति एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पहचान और पैसे के कारण लोग मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन सच यह था कि मेरी बीमारी और बार बार होने वाले गर्भपात ने मुझे समाज से दूर कर दिया था। लोग मुझसे बात तो करते थे, लेकिन दिल से नहीं। सिर्फ मेरे पति के पैसे और तात्कालिक फायदे के लिए मेरे पास आते थे। जब भी मैं किसी पार्टी में जाती, मुझे साफ महसूस होता था कि औरतें मुझसे ठीक से बात नहीं करती थीं। वे मुझसे दूर रहने की कोशिश करती थीं, जैसे मेरा होना उनके लिए किसी मुसीबत का कारण हो। सबको यह पता था कि जब भी मैं गर्भवती होती, 6 महीने के बाद मेरा बच्चा गिर जाता था। ये किसी औरत के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। जब एक औरत अपने पेट में अपनी औलाद को महसूस करती है, उसकी धड़कनें और उसकी हलचल तो वह उससे गहरे रिश्ते में जुड़ जाती है। फिर जब अचानक वह सब कुछ खो देती है, तो यह उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है। यह दर्द शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक भी होता है। औरत के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल होता है कि वह अपनी संतान को जन्म नहीं दे सकती। बार बार ऐसा होने से आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। मैंने अपने आंसू पोंछे, और घर में करने के लिए मेरे पास कोई काम नहीं था, क्योंकि हर काम के लिए नौकर थे।
इसीलिए मैं हमेशा अपनी ही सोच में खोई रहती थी। रात को जब संजय घर आता तो मेरा चेहरा देखकर उसके माथे पर चिंता के निशानने लगते थे। संजय मेरे बाबा के साथ काम करता था। मैंने उसे पहली बार मेरे बाबा के ऑफिस में देखा था और फिर मेरे बाबा ने ही इसे मुझसे शादी के लिए कहा। इस पर संजय को कोई ऐतराज नहीं था। हम दोनों की शादी को 7 साल हो गए थे। इस समय में मैंने 4 बार गर्भ धारण किया, लेकिन हर बार मेरा बच्चा गिर गया। संजय ने मेरे इलाज के लिए हर कोशिश की, कोई भी तरीका नहीं छोड़ा। मुझे विदेश भी लेकर गया, लेकिन मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। अब तो संजय भी मुझसे परेशान रहने लगा था। वह मुझसे कहता था, 7 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अब थक चुका हूं। इतनी सारी जायदाद है, लेकिन इसका कोई वारिस नहीं है। मुझे आगे की कोई उम्मीद नहीं है। मैं क्या करूंगा? इतनी संपत्ति का अगर मैं मर गया तो सारा कुछ दूसरों के हाथों में चला जाएगा। आज भी मैं गुमसुम बैठी, उसकी बातें ही सुन रही थी। उसे क्या कह सकती थी? पिछले 3 साल से वह मुझे ऐसे ही बातें सुना रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। इसकी बातों का मतलब अच्छी तरह से जानती थी जो वह चाहता था। मैं इसकी इजाजत उसे किसी कीमत पर भी नहीं दे सकती थी। वह 3 साल से मुझे दबे दबे लफ्जों से कह रहा था, लेकिन आज तो जैसे उसने मुझे साफ कह दिया था। कहने लगा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। मैं रोने लगी। संजय, ये क्या कह रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ऐसा मत करो। तुम क्या समझते हो औलाद कि ना होने का गम सिर्फ तुम्हें है, मुझे नहीं है? मैं अपनी औलाद खो देने के बाद लोगों के इतने घटिया रवैया को भी बर्दाश्त करती हूं, और ऊपर से तुम मुझ पर एक और जुल्म करने के लिए कह रहे हो। मेरे घर में सौतन लाना चाहते हो? संजय को मुझसे मोहब्बत थी। शायद यही वजह थी कि पिछले 7 सालों से वह मुझे यह बात कहते हुए कतरा ही रहा था। लेकिन वह था तो एक आदमी ही, और वह कुछ भी कर सकता था। मैं अपने घर में किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना ही अपना पति किसी के साथ बांट सकती थी। मुझे बस इसी बात का डर था। वह कहने लगा कि तुम औरतों के पास यह प्लस पॉइंट है कि जरा सी बात पर रोकर अपना दिल का बोझ हल्का कर लेती हो। लेकिन बताओ मैं क्या करूं? मुझे औलाद चाहिए, वह भी हर हाल में। मैंने अगर और साल बर्बाद कर दिए तो और मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, संजय, तुमने जैसा चाहा मेरा इलाज करवा दे रहे हो, अभी जो चाहे कर लो। मैंने कभी इनकार तो नहीं किया, लेकिन मुझे इस तकलीफ में मत डालो। इस बार उन्होंने अपना हाथ मेरे दोनों हाथों से खींचा और उठकर बाहर चले गए। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह मेरी आंखें बहुत ज्यादा सूजी हुई थी। संजय मेरे उठने से पहले ही जा चुके थे। मैं कमरे से बाहर आई तो नौकर मुझे नाश्ते का पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, बस एक कप चाय दे दो। मैं हॉल के सोफे पर ही बैठ गई थी, जहां वह नौकर शीशे की टेबल और गमले को कपड़े से साफ कर रहा था, और मेरी आंखें देखकर कहने लगा कि आपको कोई मसला है, आपके साथ कोई परेशानी है, साहब क्यों हर वक्त इतनी उदास रहती हैं? मैंने अजीब अंदाज से उसे देखा। मैंने कहा, अपने काम से काम रखो। मैं कैसी हूं कैसे नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस बात में इंटरेस्ट लेने की। उसने अपने कंधे उचका और गहरी सांस ली। दोबारा से गमला साफ करने लगा। नौकर ने मेरे सामने चाय का कप रख दिया और फिर चले गए। मैंने चाय का कप पकड़ा और पीने लगी। तभी वह कहने लगा, आप किसी से अपना गम बता दें तो हो सकता है ना आपकी परेशानी दूर हो जाए। उसकी यह बात मुझे चौंक आ गई। मुझे हैरानी हुई कि वह कैसे जानता था कि मुझे क्या परेशानी है, जबकि उसे तो अभी 1 महीना ही हुआ था। घर में काम करने आए। फिर मैंने सोचा कि शायद घर में इतने सारे नौकर ना रानियां हैं, किसी ने मुझे लेकर बात की होगी। फिर एक और ख्याल आया कि हो सकता है यह किसी पीर फकीर को जानता हो जो मेरी परेशानी का हल कर सकता है। मैंने उससे कहा, इधर आओ, जरा मेरी बात सुनो। मेरा यह कहना था कि शायद वह पहले से ही इस बात के इंतजार में था। फौरन ही उसने सफाई वाला कपड़ा एक तरफ रखा और मेरे पास जमीन पर आकर बैठ गया। मैंने हैरान होकर उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या परेशानी है और मैं क्यों इतनी उदास और परेशान रहती हूं? मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, पता चल जाता है मुझे। मैम, मुझे आपका हाल देखकर बहुत दुख होता है। फिर वह थोड़ा रुक कर बोला, यह बात आपकी नौकरानी ने मुझे बताई थी।
मैंने उसकी बात सुनकर चुपचाप सिर झुकाया और फिर कहा, तुम्हारे पास इस परेशानी का क्या हल है? मेरी बात सुनते ही उसकी नजरें झुक गई। कुछ देर तक वह खामोश रहा। फिर उसने कहा, परेशानी का हल तो है, लेकिन आप शायद ये काम नहीं कर सकती। मेरे मन में इस बात से खलबली मच गई। मैंने उसे घूरते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती? तो मुझे बताओ। उसकी बातें मुझे चौंका रही थीं और मैं जानना चाहती कि वह क्या बात करने जा रहा है। वह अचानक खड़ा हो गया और बोला, मैम, मुझे पूरा यकीन है कि आप वह काम नहीं कर सकती। यह कहते हुए वह बिना कुछ और बोले जल्दी से वहां से चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही और मेरे मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। भला ऐसा क्या काम हो सकता है जो मैं नहीं कर सकती? मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था और मैं खुद को उस सवाल के जवाब के लिए तैयार कर रही थी। मैंने कई बार कोशिश की थी, डॉक्टर से लेकर एम और यहां तक कि पीर फकीरों तक से इलाज करवाया था, लेकिन कोई भी इलाज मुझ पर असर नहीं करता था। फिर भी एक पढ़ी लिखी महिला होते हुए भी मैं कई बार पीर फकीरों के पास गई थी। मैंने जो कुछ भी मुझे बताया गया मैंने किया। उन्होंने जो तरीका बताया मैंने उसे अपनाया, लेकिन आखिरकार मुझे हर बार वही निराशा ही हाथ लगी। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह नौकर ऐसा क्या जानता था और क्या वह सचमुच किसी हल के बारे में बात कर रहा था या फिर बस मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था। इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहता है, यही सच है। जब उसे लगता है कि शायद कोई रास्ता उसे दिखे तो उसकी उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। मुझे भी उस वक्त एक नई उम्मीद से मिल गई थी। मैं सोचने लगी थी कि शायद वह नौकर मुझे जो इलाज बताना चाहता है वह मेरी परेशानी का हल हो। एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटा सा विश्वास जो मेरे दिल में जागा था, वही मुझे हर दर्द और हर तकलीफ से बाहर निकालने का एक मौका दे सकता था। मैंने तय कर लिया था कि जो भी वह बताने वाला है मैं वह जरूर करूंगी। उस समय मुझे बस एक चीज की उम्मीद थी और वह थी मेरा इलाज। अब मेरे मन में एक नई उम्मीद पलने लगी थी और मैं उस रास्ते पर चलने को तैयार हो गई थी जिसे वह नौकर सुलझाने वाला था। लेकिन एक और परेशानी थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वह परेशानी यह थी कि मेरे पति संजय ने मुझे खुद से दूसरी शादी करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने इलाज से ठीक नहीं होती तो वह औलाद के लिए दूसरी शादी करेंगे। यह बात मुझे अंदर से चीर रही थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के साथ बिताने का सपना देखा था और अब यह बिखरता हुआ सा लगता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे किसी भी हालत में औलाद चाहिए थी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। लेकिन एक और बड़ी बात यह थी कि मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती थी। मैं किसी दूसरी औरत को अपनी जगह नहीं लेने दे सकती थी। अगले दिन जब मैं शॉपिंग के लिए घर से निकली तो उसी नौजवान ड्राइवर के साथ बाहर गई थी। गाड़ी में बैठते ही कुछ हल्की फुल्की बातें करने के बाद मैंने उससे सीधे पूछा कि वह मुझे वह इलाज बताए जिससे मेरी परेशानी खत्म हो सकती है। मैं हर हाल में वह इलाज करवाना चाहती थी। बस मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे कुछ रास्ता बताएगा। वह थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैम, मैंने आपको पहले ही कहा है कि यह आपके बस का काम नहीं है। औरतें हर काम नहीं कर सकती। मैंने एक बार फिर से उसे यकीन दिलाया। क्या यह इलाज 100% मुझे औलाद दे सकता है? वह झिलकते हुए बोला, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और इस पर तो मैं शर्त भी लगा सकता हूं। उसकी बातों में ऐसा भरोसा था कि मैं सोचने लगी शायद यह सच हो। मैंने पूछा, क्या कोई बाबा है या कोई डॉक्टर या हकीम जो इसका इलाज करता हो? वह हंसते हुए बोला, नहीं, इन तीनों में से कोई भी नहीं। तुम इन तीनों के पास पहले ही जा चुकी हो और खाली हाथ लौटी हो। मेरे माग में एक ही सवाल था, तो फिर यह इलाज किसके पास है? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा हो। मैंने उसे बार बार पूछा कि वह मुझे आखिर वह इलाज बताता क्यों नहीं, लेकिन वह बार बार मेरी बात को टाल गया, जैसे उसे किसी से डर हो। जितना मैं उसे दबाव डालकर जानने की कोशिश करती उतना ही वह मुझे टालने की कोशिश करता। उसकी चुप्पी और घबराहट से मुझे यह महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण इलाज नहीं है, कुछ तो अलग है। अब तो मैं दिन रात बस यही सोचती रहती कि वह मुझे किसी तरह से इलाज के बारे में बताए ताकि मेरा घर भी टूटने से बच जाए।
आजकल मैंने देखा था कि संजय मुझे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। ऑन फिर से घर आता तो लैपटॉप लेकर बैठ जाता और उसके बाद मोबाइल पर कभी अपने दोस्तों से बात कर रहता तो कभी चैट करता रहता। अगर मैं इससे कोई बात शुरू भी करती तो वह मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। आज भी मैं उस ड्राइवर के साथ एक शॉपिंग मॉल पर गई थी जहां मैंने संजय को एक खूबसूरत सी लड़की के साथ बैठे देखा था। वह इस लड़की को शॉपिंग करवा रहा था। इसे देखकर तो मेरे जैसे होश उड़ गए थे। यह संजय की वही सेक्रेटरी थी। वह नौकर भी मेरे साथ था। मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख रहा था। संजय और वह लड़की कुछ कदम के फैसले पर मेरे सामने एक शॉप के अंदर खड़े हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। वह लड़की अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी और संजय से पूछ रही थी कि वह कौन से कपड़े ले। और मुझे लगा कि जैसे मैं खड़ी खड़ी पागल हो चुकी हूं, मेरे अंदर से कोई चीज छीन सी गई हो। मेरे अंदर से कोई चीज अचानक से टूटी थी, लेकिन वह मेरा पति था। फिर मैंने उससे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा की थी। इसके साथ मैं किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे याद है, जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले संजय की ही पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन मैं आते ही इस लड़की की छुट्टी करवा दी थी। मैंने कहा था, संजय, तुम अपनी सेक्रेटरी किसी मेल को रखो। मैं तुम्हारे साथ किसी भी फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस वक्त तो संजय ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन इस लड़की के साथ देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल में अजीबोगरीब ख्यालात से उठने लगे थे। मैंने अपने शॉपिंग बैग वहीं फेंका और तेज कदमों से चलती हुई संजय और इस लड़की के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह दोनों ही चौंके थे। मैंने कहा, संजय, यह कौन है? मेरा लहजा बहुत ही ज्यादा गुस्से भरा था। संजय ने कहा, अभी तुम घर जाओ, मैं घर आकर बात करूंगा। मैंने उसे कहा, नहीं, मुझे अभी बताओ यह कौन है। तुम कैसे किसी लड़की के साथ बाजारों में घूम फिर सकते हो? तुम मेरे पति हो और मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। जब भी मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए कहती हूं तो तुम मुझे मना कर देते हो कि तुम बिजी हो और इस लड़के के साथ घूमने फिरने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरा लहजा भी तेज होने लगा। बहुत से आते जाते लोग मुझे और संजय को देख रहे थे। संजय ने जब चारों तरफ देखा तो मुझे गुस्से से घूरने लगा। मुझे कहने लगा कि बाजार में तमाशा मत लगाओ और घर जाओ। मैंने कहा, क्यों? मैं घर जाऊं? यह कौन है तुम्हारे साथ? तुम इसे नौकरी से निकाल चुके थे। फिर इस लड़की को गुस्से से कहा कि निक तुम यहां से, और अगर दोबारा तुम संजय के साथ नजर आई तो मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे ना तो अपने गुस्से की परवाह थी, ना इस बात का होश था कि मैं इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ी हूं जहां लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे तो बस वह लड़की संजय के साथ खड़ी हुई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बात सुनकर वह लड़की फौरन वहां से चली गई। इसके बाद संजय ने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे मॉल से बाहर ले आया। वह नौजवान लड़का भी हमारे पीछे 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 आने लगा। संजय ने मुझे गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ धकेल दिया और खुद ही मेरे बराबर में बैठ गया और इस लड़के से कहने लगा, गाड़ी चलाओ। वह चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि संजय, मैं तुम्हें किसी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। संजय मुझे जहर भरी नजरों से देख रहा था और गुस्से से कहने लगा कि तुमने पहले ही मेरा शॉपिंग मॉल पर बहुत तमाशा बना दिया है। गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो, वरना यह ना हो कि मेरा तुम पर हाथ उठ जाए। संजय का यह कहना था कि गाड़ी को एकदम ब्रेक लगी थी। झटके से गाड़ी रोकने की वजह से मैं और संजय आगे की तरफ आ चुके थे। संजय इस लड़के से कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? वह पीछे पलट कर देखने लगा। कहने लगा, साहब जी, औरत से ऐसी बातें नहीं करते। मैडम, परेशान हैं आप? उन्हें आराम से भी समझा सकते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि इसने संजय से ऐसा क्यों कहा। यह मेरा और संजय का मामला था। वह कौन होता है? ये सब कहने वाला यही हाल संजय का भी था। इससे पहले ही मुझ पर गुस्सा था और नौकर से कहने लगा, अपनी औकात मत भूलो, तुम मुझे सिखाओ। कहा कि मुझे अपनी बीवी से कैसी बात करनी है। अपने काम से काम रखो और गाड़ी चलाओ। वह लड़का भी काफी गुस्से में था। उसने इस बार बड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चलाई थी। जैसे ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए,
संजय मुझे कमरे में ले गए। कहने लगे, क्या चाहती हो तुम? अगर तुमने ऐसा ही तमाशा लगाए रखा तो मैं सचमुच शादी करके किसी लड़की को यहां ले आऊंगा। मैंने कहा कि मत भूलो कि जिस जायदाद पर तुम इतना अकड़ रहे हो ये सब मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, ये बंगला भी मेरा है। आज तक मैंने संजय से यह बात नहीं जताई थी, लेकिन अब जता रही थी। मैंने कहा, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे बाबा के साथ काम करते थे। मेरे मुंह से सुनकर वह कहने लगा कि बड़ा घमंड है तुम्हें अपने पैसे पर, इस घर पर। फिर वह मेरे पास आए और चिल्लाकर कहने लगे, तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक औलाद तक तो तुम मुझे दे नहीं सकती, तुम्हें अपने पैसे पर इतना ही घमंड है? तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। यह सुनकर तो मुझे लगा कि मुझ पर किसी ने आसमान गिरा दिया हो। मैं संजय से कोई भी उम्मीद कर सकती थी, लेकिन तलाक की तो हरगिज नहीं। मिनट में ही उसने मुझे तलाक दे दी और चला गया। कहने लगा, संभालो अपना घर और अपना कारोबार में भी देखता हूं तुम कैसे सब कुछ संभालती हो। मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं बहुत पैसे बना चुका हूं। यह कहकर वह घर से निकल गया और मैं यूं खड़ी थी जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। मुझे सदमा ही बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहीं गिर के बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड पर लेटी थी और डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे। वह नौकर और घर की नौकरानी भी मेरे कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ था। मैं इसे क्या बताती कि मैं क्या खो चुकी थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। डैड कुछ दवाई लिखकर कहने लगे कि यह दवाई मंगा लो, आप ठीक हो जाएगी। डॉक्टर घर से जा चुके थे। इस लड़के ने इस घर की नौकरानी से कहा कि मैडम के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। वह नौकरानी भी कमरे से बाहर निकल गई। वह लड़का चलता हुआ मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हैं। यह बात सुनकर मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा था। वह कैसे जानता था? क्योंकि जो बातें संजय ने मुझे कही थी वह कमरे में कही थी। मैंने उन्हें कहा कि तुम यह सब कैसे जानते हो? मेरा लहजा बिल्कुल टूटा हुआ सा था। कहने लगा कि मुझे आपकी फिक्र थी, इसलिए मैं लच में आ गया था और आपके कमरे के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि साहिब जी भी गुस्से में थे और आप भी। मुझे डर था कि साहब जी कहीं आप पर हाथ ना उठाए, इसलिए आपके बीच होने वाली बातें मैं सुन चुका था। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अगर मेरी औलाद होती तो संजय मुझे कभी ना छोड़ता। वह कहने लगा कि अगर आप इलाज कराए तो आपको औलाद हो सकती है। मैंने कहा, अब मैं क्या करूंगी? कैसे इलाज करवाऊंगी और किसके पास जाऊंगी? संजय ने तो मुझे तलाक दे दिया है। वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, आप मुझसे शादी कर लें, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और औलाद भी मिल जाएगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। पहले जब मैंने उससे इलाज के बारे में पूछा था तो वह हमेशा इनकार करता रहा था। अब जब संजय ने मुझे तलाक दे दिया है तो वह कह रहा था कि अगर मैं उससे शादी कर लूं तो मुझे औलाद भी हो जाएगी। मेरे सिर में उसकी बातों का गूंजने लगा था। क्या यह सच हो सकता था? मेरी पूरी दुनिया जैसे उलझ सी गई थी। मैंने उसे कमरे से बाहर भेज दिया, लेकिन पूरा दिन यही सोचते हुए बीत गया कि क्या यह सही होगा? अगर मैं उसकी बात मान लूं तो क्या मुझे औलाद मिल सकती है? गुस्से में आकर संजय ने मुझे तलाक दे दिया था, लेकिन अगर यह लड़का सही में मुझे औलाद दे सकता है तो शायद कोई हर्ज नहीं होगा। अगर मुझे औलाद मिल गई तो मैं उससे तलाक ले लूंगी और फिर से संजय से शादी कर लूंगी। संजय को भी तो सिर्फ औलाद चाहिए थी, और अगर वह मुझे मिल जाती तो वह मुझे अपना लेंगे, क्योंकि उनकी चाहत वही थी। लेकिन इस सब के बीच मुझे एक सवाल परेशान कर रहा था। क्या मुझे सच में इस लड़के पर भरोसा करना चाहिए और उसकी शर्त माननी चाहिए? मैंने इस नौकर से कहा, मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर वह खुशी से झूम उठा। उसी शाम मेरी शादी सोहन से हो गई थी, जिसका नाम आज मुझे पहली बार पता चला। मैं बहुत ज्यादा तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि यह मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि यह तो एक मजबूरी की शादी थी। रात को जब वह मेरे कमरे में आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन यह डर की धड़कन थी, मोहब्बत से नहीं। एक औरत के लिए अपनी जिंदगी में किसी दूसरे आदमी को शामिल करना शायद बहुत मुश्किल होता है, और मैं भी उसी दर्द और परेशानी से गुजर रही थी। बस वह अपना हक मुझसे सूल चुका था
और मुझे उस रात सब कुछ अजनबी सा महसूस हो रहा था। लेकिन हैरत तब हुई जब 1 महीने बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूं। यह मेरे लिए खुशखबरी थी, लेकिन फिर वही डर सता रहा था कि कहीं 6 महीने बाद फिर से मेरा बच्चा गिर ना जाए, जैसा हमेशा होता आया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर से वही सवाल मेरे दिमाग में चलने लगे थे। आखिर उसने मुझसे ऐसा क्या किया कि इस बार मुझे एक जिंदा बच्चा हुआ है? क्या यह उसकी कोई किसी तरह की चाल थी? क्या मुझे इस बात पर यकीन करना चाहिए कि सोहन ने सच में कुछ किया था, या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? मैंने सोहन से इस बात का जिक्र किया तो वह मुस्कुराकर कहने लगा, आपको औलाद चाहिए थी, वह मिल गई है, तो फिर क्यों परेशान हो रही है? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। मैंने फिर कहा, ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूं। यह सुनकर उसने मुझे बड़े गुस्से से देखा। मैंने फिर कहा, मैं संजय से मोहब्बत करती हूं। मैंने तुमसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या वाकई तुमसे शादी करने से मुझे औलाद हो जाएगी, क्या मैं मां बन सकती हूं या नहीं। और अब मैं मां बन गई हूं। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वह मुझे बड़े गुस्से से देखता रहा, फिर बोला, जिस धोखेबाज के साथ आप रह रही थी वह खुद ही आपसे नहीं चाहता था। हर 6 महीने बाद वह आपको ऐसी दवा देता था जिससे आपका बच्चा खत्म हो जाए। यह सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वह कहने लगा, मैं सच कह रहा हूं। आपके पति ने आपसे सिर्फ पैसों के लालच में शादी की थी। उनके पास जरिया कम था और वह एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते थे, लेकिन आपको वह सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वह आपसे मोहब्बत नहीं करते थे। मोहब्बत तो उस लड़की से करते थे जिसे आपने मॉल में उनके साथ देखा था। आपके पति ने सिर्फ आपके पैसे का इस्तेमाल किया है और इस पैसे से उन्होंने ठीक ठाक रकम इकट्ठी कर ली है। आपको ना तो औलाद चाहिए थी और ना ही आपका साथ चाहिए था। उसकी बातें मेरे लिए एक झटका जैसी थी। मैं पूरी तरह से हिल चुकी थी, क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा वह बहुत चौंकाने वाला था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान में अपने साथ था वह इतना झूठा और बेरहम हो सकता है। उसने मुझे फोन थमा दिया जिसमें एक वीडियो थी। वीडियो में अजय फोन पर उस लड़की से बातें कर रहा था और वह कह रहा था, अब मैं कामयाब हो गया हूं। मेरे पास इतनी दौलत है कि अब ना तो मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारे किसी एहसान की सोहन कहने लगा। यह सब बातें मैंने जब भी यहां नौकरी शुरू की थी तब सुनी थी, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी हो गई थी। कब यह हमदर्दी प्यार में बदल गई मुझे खुद भी नहीं पता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका पति ही आपके साथ वफादार नहीं था। अब क्या आप इस आदमी के साथ रहना चाहती हैं? सोहन यह कहकर कमरे से बाहर चला गया। मैं उसकी बातों पर सोचने लगी और फिर महसूस किया कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बदलाव आ गया था। अब मैं उसी के साथ रहने लगी थी, क्योंकि जो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं रहना चाहता था उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं था। मेरे लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जब इंसान खुद को नजरअंदाज कर चुका हो तो उसे किसी और के साथ रहकर अपना जीवन फिर से संजीवनी देना सबसे सही रास्ता लगता है। सोहन ने मुझे समझा, मुझे सहारा दिया और अब मैंने महसूस किया कि शायद मेरे लिए यही सही था। कहानी का यह मोड़ मेरे लिए एक बड़ी शिक्षा लेकर आया। मैंने सीखा कि हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान और खुशियों को दूसरों की उम्मीदों पर नहीं छोड़ना चाहिए। हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें, क्योंकि सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या सही है। जब मैं संजय से प्यार करती थी तब मैंने अपनी पहचान को खो दिया था। मैं सोचती थी कि अगर मैं औलाद पैदा कर सकती हूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि खुद के लिए जीने का मतलब किसी को साबित करने का नहीं होता, बल्कि खुद से प्यार करने का होता है। सोहन से शादी करने के बाद मुझे यह समझ में आया कि किसी के साथ रहने का मतलब यह नहीं होता कि हमें अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों को समझौते के रूप में जीना पड़े। हमें अपने हक में फैसले लेने का अधिकार होता है और हमें उन फैसलों पर अडिग रहना चाहिए जो हमारी खुशियों के लिए बेहतर हो। मैंने यह भी सीखा
कि किसी के साथ धोखा खा जाने का मतलब यह नहीं होता कि हम अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ बर्बाद कर दें। हमें अपने आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और जब कोई रिश्ते में नहीं रहना चाहता तो हमें उसे छोड़ने का साहस जुटाना चाहिए। यह कहानी मुझे यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और परेशानी से निकलने के बाद हमें अपने आपको पहले से ज्यादा प्यार करना चाहिए। यह खुद से प्यार करने का समय होता है और यही वह बिंदु होता है जहां हम अपनी खुशियों को खोज सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।